दोस्तों आज हम लोग बात करते हैं बीएससी पार्ट सेकंड के यूनिट नंबर फर्स्ट, जो कि हम लोग पढ़ रहे थे 3D एलिमेंट्स के गुणों के बारे में। कल या पिछले वीडियो में हमने बात की थी जो 3D ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं उनके कुछ गुण, जैसे परमाणु आकार, आयनन विभव, इनके बारे में हम लोगों ने बात की थी। आज हम लोग बात करते हैं उसके आगे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स, यानी डी ब्लॉक तत्वों के चुंबकीय गुण किस तरह से होते हैं और किस तरह से ये काम करते हैं और इनकी वजह से पदार्थ किस तरह से चुंबकीय व्यवहार दर्शाता है। तो यहाँ सबसे पहले हम लोग देखें तो चुंबकीय गुण आते किस वजह से हैं किसी पदार्थ में, या डी ब्लॉक का जो एलिमेंट्स है उससे युक्त कोई पदार्थ है तो उनमें ये देखते हैं कि सबसे पहले चुंबकीय गुण आते किस वजह से हैं। तो हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है। तो जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है तो उसकी दो प्रकार की गतियां होती हैं। एक तो होती है कक्षीय गति और एक होती है चक्रण गति। यानी जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्ष में चक्कर लगाता है, यानी नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्ष में चक्कर लगा रहा है, तो उसकी वजह से जो आघूर्ण उत्पन्न होता है उसे हम लोग कहते हैं कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण, और इस गति को हम लोग कहते हैं कक्षीय गति। यानी ये नाभिक है और अगर इलेक्ट्रॉन चारों ओर वृत्ताकार कक्ष में चक्कर लगा रहा है इसके, तो ये गति कहलाती है इलेक्ट्रॉन की कक्षीय गति, और इस गति के कारण जो आघूर्ण उत्पन्न होता है वो कहलाता है कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण। दूसरी तरह की जो गति होती है वो होती है चक्रण गति। इलेक्ट्रॉन जिस तरह नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्ष में चक्कर लगाता है, उसी तरह इलेक्ट्रॉन अपने अक्ष पर भी क्या करता रहता है, चक्रण करता रहता है। जैसे पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है और साथ में अपने अक्ष पर भी घूर्णन करती रहती है, सेम उसी तरह। तो इस गति को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉन की चक्रण गति। इस गति के कारण जो चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है वो कहलाता है चक्रण चुंबकीय आघूर्ण। तो दो तरह के आघूर्ण हो गए, एक तो कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण जो कि इलेक्ट्रॉन की कक्षीय गति के कारण उत्पन्न होता है, और एक होता है चक्रण चुंबकीय आघूर्ण जो इलेक्ट्रॉन की चक्रण गति के कारण उत्पन्न होता है। तो इस तरह से इन दोनों आघूर्णों का जो टोटल मान होता है वो पूरे पदार्थ के लिए चुंबकीय आघूर्ण का मान होता है। पूरे पदार्थ का चुंबकीय आघूर्ण इन दोनों का योग होगा या इन दोनों का औसत मान हो सकता है। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं कि कौन कौन से चुंबकीय गुण पाए जाते हैं किसी यौगिक में। देखो, तीन तरह के चुंबकीय गुण पाए जाते हैं। एक तो अनुचुंबकीय गुण, एक होता है प्रतिचुंबकीय गुण, और एक होता है लौह चुंबकीय गुण। तो किसी भी यौगिक में तीन तरह के गुण पाए जा सकते हैं, यानी तीन तरह के चुंबकीय गुण पाए जा सकते हैं, अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय एंड लौह चुंबकीय। अब हम लोग देखते हैं, लौह चुंबकीय की बात हम लोग बाद में करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अनुचुंबकीय गुणों की और प्रतिचुंबकीय गुणों की। ठीक है, प्रतिचुंबकीय कैरेक्टर कैसे शो होता है और अनुचुंबकीय कैरेक्टर कैसे शो होता है। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं, मान लीजिए हमने कोई बाह्य चुंबकीय क्षेत्र लगाया है, उसमें हमने किसी पदार्थ को रख दिया। अब आपको अभी बताया है कि जैसे इलेक्ट्रॉन चक्रण करते हैं, कक्षीय गति और चक्रण गति दोनों के कारण चुंबकीय आघूर्ण होता है, यानी पदार्थ का अपना भी कुछ ना कुछ चुंबकीय आघूर्ण जरूर होता है। ठीक है, अगर उस पदार्थ को हम किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रख देते हैं, बाहर से एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगा दें और उसके बीच में पदार्थ को रखते हैं, तो दो तरह की संभावनाएं होती हैं। एक तो पदार्थ का खुद का चुंबकीय आघूर्ण है, तो हो सकता है वो उससे अंतरक्रिया करे, एक हो सकता है कि अंतरक्रिया नहीं करे, दोनों कंडीशन हो सकती है। तो जब पदार्थ अनुचुंबकीय प्रवृत्ति का होगा, यानी पैरामैग्नेटिक होगा, तो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर वो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के साथ अंतरक्रिया करता है। यानी जब बाह्य चुंबकीय क्षेत्र से जो चुंबकीय बल रेखाएं निकलती हैं उनको वो आकर्षित करता है और अपने में से होकर जाने देता है। यानी आकर्षित करेगा तो उसमें से गुजरेंगी चुंबकीय बल रेखाएं। तो इस तरह के पदार्थ कहलाते हैं पैरामैग्नेटिक, यानी अनुचुंबकीय पदार्थ। अगर कोई पदार्थ इस तरह का है जिसे हम बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रख देते हैं और वो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र से कोई अंतरक्रिया नहीं करता, बल्कि उससे दूर भागने की कोशिश करता है, उससे प्रतिकर्षण में अनुभव करता है,
तो इस तरह के पदार्थ कहलाते हैं प्रतिचुंबकीय। यानी जब बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में हम लोग रखेंगे तो जो ये चुंबकीय बल रेखाएं निकल रही हैं, इससे प्रतिकर्षित हो रहा है ये पदार्थ, तो इस तरह का गुण कहलाता है प्रतिचुंबकीय। तो यहाँ दो तरह के गुण हमने देखे, अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय। इस तरह से हम लोग उनको दर्शा सकते हैं। अब हम लोग ये देखते हैं कि अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय गुण तो हो गए, लेकिन एक होता है लौह चुंबकीय गुण। देखो लौह चुंबकीय गुण जो होता है वो अनुचुंबकीय गुणों का एक विस्तारित रूप हम लोग मान सकते हैं। किसी पदार्थ में अगर अनुचुंबकीय गुण ज्यादा हैं तो वो लौह चुंबकीय गुणों के अंतर्गत आ जाते हैं, और अगर चुंबकीय गुण कम है तो उसे हम अनुचुंबकीय रखते हैं, और चुंबकीय गुण बिल्कुल नहीं है तो वो हो गया प्रतिचुंबकीय। तीन कैटेगरी हो जाती है, प्रतिचुंबकीय, चुंबकीय गुण बिल्कुल नहीं है, कुछ ज्यादा होंगे अनुचुंबकीय, और बहुत ही ज्यादा होंगे तो उसे बोलते हैं लौह चुंबकीय। इसका नाम लौह चुंबकीय क्यों पड़ता है? लौह चुंबकीय नाम इसलिए पड़ता है क्योंकि ये गुण सबसे ज्यादा आयरन में पाया जाता है। आयरन में ये गुण सबसे ज्यादा होने के कारण इन पदार्थों को हम लौह चुंबकीय बोल देते हैं। तो तीनों तरह के गुण समझ में आए। अब हम लोग देखते हैं प्रैक्टिकली जब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं तो ये चुंबकीय गुण कैसे कैसे होते हैं और किस तरह से इनका चुंबकीय व्यवहार होता है। तो अगर हम लोग आगे देखें तो जैसे मान लीजिए किसी भी परमाणु का ले लेते हैं हम लोग, वेनेडियम का ले लेते हैं हम लोग। जैसे वेनेडियम 23 एटॉमिक नंबर होता है वेनेडियम का, यानी इसके 3D ऑर्बिटल्स हैं। 3D ऑर्बिटल्स के लिए ले लेते हैं और हम लोग मान के चल रहे हैं कि पास में एक 4s ऑर्बिटल भी होगा, लेकिन उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि युग्मित हैं, तो उनको हम लोग नहीं लिख रहे हैं यहाँ, क्योंकि हम लोग यहाँ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग यहाँ चुंबकीय गुण पढ़ रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉनों के चक्रण के अकॉर्डिंग हमें ये देखना होता है कि चुंबकीय गुण कितना है, पदार्थ अनुचुंबकीय है प्रतिचुंबकीय। तो यहाँ हम लोग देखें तो जैसे मान लीजिए वेनेडियम की हम लोग बात करें, यानी वेनेडियम में 23 परमाणु क्रमांक होता है। 18 तक तो ऑर्गन आ ही जाते हैं, यानी 18 इलेक्ट्रॉन तो हो गए ऑर्गन तक, यानी अक्रिय गैस में। बच गया हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन हम लोग भरते हैं 4s कक्षक में, और जो बचे हुए 3 इलेक्ट्रॉन आते हैं वो किस में आते हैं? 3D कक्षक में। तो इस तरह से 3 इलेक्ट्रॉन किस में आ गए? 3D ऑर्बिटल में। अब यहाँ हम लोग ये देखें कि वेनेडियम यहाँ अनुचुंबकीय है कि प्रतिचुंबकीय। तो देखो सबसे पहले ये देखना है कि जैसे अगर हम लोग 4s कक्षक की बात करें, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो क्या एक एक इलेक्ट्रॉन का अगर चुंबकीय आघूर्ण देखा जाए, भाई एक एक इलेक्ट्रॉन चुंबकीय आघूर्ण देखा जाएगा, फिर सारे परमाणु का चुंबकीय आघूर्ण निकलेगा। तो अगर यहाँ हम लोग देखें तो इस इलेक्ट्रॉन के द्वारा जो भी चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न हो रहा है, इसकी चक्रण गति के कारण या कक्षीय गति के कारण, उस चुंबकीय आघूर्ण को ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो पूरी तरह से क्या कर रहा है? नष्ट कर देता है। यानी हम लोग देख सकते हैं कि इसका चक्रण विपरीत है, यानी एक साइड चक्रण करने से जो भी चुंबकीय आघूर्ण हो रहा है और दूसरी साइड चक्रण करने से वो बिल्कुल उसको क्या कर रहा है? जितने चुंबकीय गुण हुए उसका अपोजिट चक्रण होने से वो बाकी की जितने भी चुंबकीय गुण इसके थे वो सब क्या हो गए? नष्ट हो गए। तो इन दोनों इलेक्ट्रॉनों का ओवरऑल चुंबकीय आघूर्ण तो हो गया 0। अब हम लोग बात करें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स के बारे में। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स की अगर हम लोग देखें तो देखो ये इलेक्ट्रॉन एक ही इलेक्ट्रॉन है इस कक्षक में, एक इलेक्ट्रॉन है, नाभिक के चारों ओर गति कर रहा है, चक्रण गति भी कर रहा है अपने अक्ष पर। तो जो भी चुंबकीय आघूर्ण होगा वो कुछ ना कुछ पाया जाएगा। सेम दूसरे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के लिए भी कुछ ना कुछ चुंबकीय आघूर्ण होगा, और इसी तरह तीसरे इलेक्ट्रॉन के लिए भी कुछ ना कुछ चुंबकीय आघूर्ण जरूर होगा, दूसरे इलेक्ट्रॉन द्वारा नष्ट नहीं हुआ। इस तरह के पदार्थ जिनमें इलेक्ट्रॉन अयुग्मित अवस्था में होते हैं वो अनुचुंबकीय प्रवृत्ति दर्शाते हैं, यानी कुछ ना कुछ चुंबकीय आघूर्ण उनका होगा। अगर एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है किसी परमाणु में, मान लीजिए सभी इलेक्ट्रॉन्स कैसे आ जाते हैं? युग्मित आ गए, तो अब उसका कोई चुंबकीय आघूर्ण नहीं होता है। जैसे जिंक की हम लोग यहाँ देखें, जिंक के लिए 4s2 एंड 3d10 होता है, ठीक है। तो यहाँ 3d में पूरे 10 इलेक्ट्रॉन भरे गए, 4s में पूरे 2 इलेक्ट्रॉन भरे गए, तो यहाँ इसका चुंबकीय आघूर्ण बिल्कुल क्या हो गया? 0 हो गया। उस अवस्था में पदार्थ कहलाता है प्रतिचुंबकीय पदार्थ। अब देखो जो प्रतिचुंबकीय गुण होते हैं वो पाए सभी में जाते हैं,
ठीक है, सभी पदार्थ ऐसे हैं जिनमें प्रतिचुंबकीय गुण पाए जाएंगे, लेकिन प्रतिचुंबकीय के अलावा अगर कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आ जाता है तो उसके साथ साथ अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण अनुचुंबकीय गुण भी पाए जाएंगे। जैसे हम लोग, जैसे इस कैनेडियम है, या हम लोग वेनेडियम की बात करें, अगर 1s से लिखना स्टार्ट करें इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो वेनेडियम 23 होता है। यहाँ हम लोग देखें 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 एंड 3p6 और 3d3 एंड 4s2, ये वेनेडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। अगर हम लोग देखें तो s कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन है और दोनों क्या हैं, युग्मित है, तो इस कक्षक के लिए चुंबकीय प्रभाव बिल्कुल भी नहीं होगा। यही चीज हम लोग देखें 2s और 2p6 में भी है, सभी इलेक्ट्रॉन्स युग्मित हैं, यानी इलेक्ट्रॉनों के चक्रण के कारण जो चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हुए, वो दूसरा इलेक्ट्रॉन जब उसमें आया विपरीत चक्रण का, तो उसने उसको क्या कर दिया, नष्ट कर दिया। यानी प्रतिचुंबकीय गुण सभी में है। ठीक है, यहां पर भी हम लोग देखें 3s2 एंड 3p6 फुलफिल है, सभी इलेक्ट्रॉन्स युग्मित हैं, यानी ये प्रतिचुंबकीय था। यहां पर आकर क्या हो गया, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स अब हैं, तो इसके कारण कोई ना कोई चुंबकीय गुण इनका जरूर होगा, इसलिए ये किस तरह की, यानी अनुचुंबकीय प्रवृत्ति दर्शाएगा। ठीक है, अब आपको बताया जैसे लौह चुंबकीय है, अगर बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है अनुचुंबकीय प्रवृत्ति, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा है, जैसे आयरन में सबसे ज्यादा है चुंबकीय गुण होता है, तो उस तरह की कंडीशन अगर किसी यौगिक में मिल जाती है, किसी परमाणु में भी मिल जाती है, तो वो लौह चुंबकीय कैटेगरी का हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से चुंबकीय गुण होते हैं 3 तरह के, प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय एंड लौह चुंबकीय। आगे की चीजें हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे और क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं 3D ब्लॉक एलिमेंट्स की। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।